इजराइल और हमास के बीच पिछले 1 साल से ज्यादा से लगातार जंग चल रही है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों बच्चे अनाथ हो चुके हैं। लेकिन एक सवाल है जो अब तक शायद किसी ने नहीं पूछा, और वो ये है कि जो इजराइल एक साथ 6 देशों को हरा सकता है, अपने दुश्मनों को पिन पॉइंट करके दुनिया के किसी भी कोने में खत्म कर सकता है, क्यों वो हमास को लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं कर पा रहा? क्यों वो हिजबुल्लाह, ईरान और हमास तीनों से एक साथ जंग लड़ने को तैयार है? और क्या उसका असली निशाना हमास की जगह कुछ और है? मिलकर समझेंगे आज की इस वीडियो में हम कि असल में इजराइल चाहता क्या है, व्हाट इजराइल रियली वांट्स। 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास के हमले से शुरू हुई थी ये इजराइल हमास वॉर, जो इस वीडियो के बनने तक 420 दिन से लगातार चल रही है, और इसने अब तक 45,000 फिलिस्तीनियों की जान ले ली है। और अब तो ये जंग सिर्फ इजराइल और हमास के बीच की नहीं, बल्कि ये यमन और लेबनान से होती हुई इजराइल वर्सेस ईरान में भी तब्दील हो चुकी है। फिलहाल तो ये दोनों ही देश एक कंट्रोल्ड रिटेलिएशन दिखा रहे हैं, लेकिन ये किसी भी वक्त एक दूसरे के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने हमास के सबसे पावरफुल लीडर याह्या सिनवार की मौत के बाद ये बयान दिया था कि उनका बदला तो पूरा हो गया, लेकिन इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास के सभी लड़ाके सरेंडर नहीं करते और किडनैप हुए इजरायली नागरिकों को नहीं छोड़ देते। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि याह्या सिनवार हमास के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक थे, और उसने ही 7 अक्टूबर 2023 के दिन इजराइल के इलाके में हमास के उस अटैक की प्लानिंग की थी, जिसमें हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को जान से मार डाला था और करीब 250 लोगों को किडनैप करके अपने साथ गाजा ले गए थे। इजराइल ने सिनवार को खत्म करने के बाद भी सीज फायर करने से इनकार कर दिया, जिसका मतलब ये निकाला गया कि हमास के खात्मे के बाद अब अगला नंबर ईरान का है, क्योंकि दोस्तों ईरान ही वो देश है जो हमास के साथ साथ यमन में हूथी रेबल ग्रुप्स और लेबनान में हिजबुल्लाह को पैसा और हथियार देकर इजराइल पर हमला करने के लिए उकसाता है। दरअसल इजराइल एक देश के तौर पर अस्तित्व में 14 मई 1948 के दिन आया था, लेकिन इजराइल को देश बने हुए 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने मिलकर उस पर हमला कर दिया, जिसे आज हम फर्स्ट अरब इजरायली वॉर के तौर पर जानते हैं। ये सभी देश यूनाइटेड नेशंस के उस फैसले से नाखुश थे जिसमें यूएन ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हिटलर के आतंक से बचे हुए अपने खुद के देश की उम्मीद में पैलेस्टीन आए यहूदियों के लिए पैलेस्टीन के 2 हिस्से करने का फैसला किया और पैलेस्टीन की जमीन पर ही एक यहूदी देश इजराइल बना दिया। फिलिस्तीन इसके सख्त खिलाफ था, जिसकी 2 बड़ी वजह थी। पहला ये कि वो अपने देश की जमीन यहूदियों के साथ नहीं बांटना चाहते थे, क्योंकि यहूदियों की इस हालत के लिए हिटलर जिम्मेदार था, न कि वो। और दूसरी वजह राजनीतिक होने के साथ साथ धार्मिक थी, क्योंकि इजराइल एक देश के तौर पर जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, जहाँ यहूदियों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली टेम्पल माउंट की दीवार मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टेम्पल माउंट के पास ही अल अक्सा मस्जिद भी है, जो मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद सबसे अहम है। माना जाता है कि अल अक्सा मस्जिद ही वो जगह है जहाँ से अल्लाह के बुलावे पर पैगंबर मोहम्मद अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर जन्नत गए थे और फिर वापस उतरे थे, जिसके बाद ही उन्होंने कुरान लिखी। ऐसे में मुसलमान बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई गैर मजहबी उनकी सबसे पाक जगहों में से एक पर कदम रखे। यही वजह है कि 1948 से कई 100 साल पहले से ही मुसलमान और यहूदी जेरूसलम की उस छोटी सी जमीन के लिए जंग लड़ते आ रहे हैं, और आज भी ये रास्ताकशी जारी है। अब दोस्तों हमास का साथ इराक, ईरान, यमन और लेबनान दे रहे हैं। वहीं इजराइल की मदद के लिए अंकल सैम यानी कि अमेरिका खड़ा है, जो इजराइल को पैसा और लेटेस्ट हथियार देता है ताकि इजराइल हमेशा अपने दुश्मनों से ताकत के मामले में 4 कदम आगे रहे। यहाँ तक कि 2016 में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बैरक ओबामा इजराइल गए थे, तब उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से मीटिंग के बाद एक डील पर साइन किया था, जिसमें अमेरिका ने अगले 10 साल के लिए इजराइल को अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए $38 बिलियन देने का वादा किया था। लेकिन दोस्तों अमेरिका सिर्फ इसलिए इजराइल को पैसा और हथियार नहीं देता कि वो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, बल्कि ऐसा करने के पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा मकसद छिपा है। अब ये बात तो किसी से भी नहीं छिपी कि पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस के मामले में मिडल ईस्ट के देश कितने अहम हैं। पर अमेरिका के इजराइल में इतने इंटरेस्ट की असली वजह है ईरान, क्योंकि मिडल ईस्ट के ज्यादातर ताकतवर देश या तो पहले ही अमेरिका के दोस्त बन चुके हैं या फिर दोस्त बनना चाहते हैं। फिर चाहे वो सऊदी अरब हो या फिर यूएई, हर कोई अमेरिका से दोस्ती बनाकर रखना चाहता है। लेकिन इस पूरे मिडल ईस्ट में ईरान ही वो इकलौता देश है जो अमेरिका से किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खोमेनी अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान तक कह चुके हैं। अमेरिका की भी फितरत रही है कि कभी केमिकल वेपन्स के नाम पर तो कभी वॉर ऑन टेरर के नाम पर वो दूसरे मुल्कों की जमीन पर जाकर अपना दबदबा बनाता रहा है। जी हाँ, अमेरिका ने वियतनाम पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया था
कि कहीं वो मुल्क कम्युनिस्ट न हो जाए। और इराक पर तो सीक्रेट वेपन प्रोग्राम चलाने का आरोप था, जो सद्दाम के तख्ता पलटने के बाद झूठे साबित हुए। और दोस्तों, अमेरिका की ये लगातार जंग लड़ने की मजबूरी भी आती है दो कारणों से। पहली तो उनकी विदेश नीति, जो दूसरों के फटे में टांग अड़ाने वाली है, और दूसरा है वहाँ मौजूद एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की लॉबी। 2021 में आए पेपर कैपिटलाइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रुमन, रेथियन टेक्नोलॉजीज और जनरल डायनेमिक्स ये अमेरिका के सबसे बड़े आर्म्स मैन्युफैक्चरर हैं, जिन्होंने पिछले 2 दशकों में 2.5 बिलियन US डॉलर सिर्फ लॉबिंग पर ही खर्च किए हैं। माने कि सरकार में ये पैसे के दम पर पॉलिसीज बनवाते हैं और हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार बेचते हैं। अब जाहिर है जंग होती रहेगी तो वेपन्स की डिमांड कम नहीं होगी और इन डिफेंस कंपनीज की फैक्ट्रियां चलती रहेंगी। 2023 में कैलकुलिस्ट की एक रिपोर्ट में ये एस्टिमेट किया गया था कि हमास के साथ जंग में इजराइल को 20 बिलियन डॉलर्स का खर्च उठाना पड़ेगा, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका दे रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल ही उसका सच्चा साथी है। और वहीं ईरान भी कई सालों से न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है। और अगर कहीं ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो अमेरिका के लिए ये एक अच्छा बहाना होगा उस पर हमला करने का। अमेरिका को ईरान का कितना डर है ये आप इससे समझ सकते हैं कि अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपने 63 मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं, जो हर वक्त अलर्ट मोड पर रहते हैं, ताकि अगर गलती से ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट बन जाए तो अमेरिका जरूरत पड़ने पर उससे निपट सके, जिसमें इजराइल भी उसका साथ देगा। क्योंकि ईरान से जितना खतरा अमेरिका को है उससे कहीं ज्यादा खतरा इजराइल को है। इसका कारण ये है कि ईरान इजराइल को देश मानता ही नहीं। उसका मानना है कि यहूदी जबरदस्ती फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं और वो एक दिन इजराइल को खत्म करके फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलाकर रहेगा, फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। यही वजह है कि ईरान हर उस ग्रुप को पैसा और हथियार देता है जो इजराइल के खिलाफ है या फिर उसे खत्म करना चाहता है। आइए अब आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर कि क्या इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दोस्तों ईरान कोई ऐसा वैसा देश नहीं है और उसके पास हजारों की तादाद में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का जखीरा है, जो आयरन डोम तो क्या दुनिया के किसी भी एंटी मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। इससे इजराइल के एग्जिस्टेंस पर ही खतरा मंडराने लगेगा, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। इजराइल चाहता है कि इस केओस के बीच वो गाजा और वेस्ट बैंक की ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर कब्जा करके वहाँ यहूदी बसाकर उसे फिलिस्तीन से छीन ले। और अमेरिका चाहता है कि ये सभी मिलिशिया ग्रुप्स इजराइल और बाकी के मिडिल ईस्ट में ऐसे ही अशांति बनी रहे, क्योंकि हिजबुल्लाह हो या हमास, आईसिस हो या बोको हराम, लड़ना है तो हथियार चाहिए। और इन सबको हथियार बेचेगा कौन? नो प्राइस फॉर गेसिंग, यस अमेरिका। ईरान भी सीधे जंग में उतरने की जगह अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए ही वॉर को जारी रखने की कोशिश करेगा। हमास के बहुत सारे लीडर्स ईरान के साथ साथ दूसरे अरब देशों में छिपकर रह रहे हैं, जो अंदर ही अंदर हमास की मदद करते हैं। यही वजह है कि इजराइल लाख कोशिशों के बाद भी हमास को जड़ से खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब भी हमास के किसी बड़े लीडर पर अटैक करके उसे मार गिराता है, हमास के पास उसे रिप्लेस करने के लिए 10 और ऑप्शंस होते हैं। इसीलिए इजराइल और हमास के बीच चली आ रही ये जंग अभी कई और महीने चल सकती है, जिसके बाद या तो सीज फायर होगा या फिर दोनों बातचीत करके कम से कम अभी के लिए इस वॉर को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चला रहा? नीचे कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर जरूर करें। ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाई। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।